एक एनकाउंटर हुआ सोली गांव में 3 सितंबर 2008। जब मैं पहुंचा सुबह से 5 बज रहे थे और सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में सेल्फ लोडिंग राइफल थी, मुझ पर तनी हुई थी और दूरी केवल 5 फीट थी। यदि राइफल चली गई होती तो आज जोश टॉक में बात करने आपके पास नहीं आता। अनेक पॉलिटिशियन से भी मेरे एनकाउंटर्स हुए हैं, बड़े शक्तिशाली रहे। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। नमस्कार, मैं विकास वैभव 2003 बैच का इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी हूं और वर्तमान में आईजी होम गार्ड्स एंड फायर सर्विसेज के दायित्वों का बिहार में निर्वहन कर रहा हूं। मूल रूप से मैं बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला हूं। मेरा जन्म दरभंगा के डीएमसीएच हॉस्पिटल में हुआ था। उसके तुरंत बाद मेरे पिताजी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सर्विस किया करते थे, उनके साथ गुवाहाटी रिफाइनरी जाना हुआ, जहां बचपन के दिन बीते। आज जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये संघर्ष की यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे संघर्ष गतिमान है और क्या यदि मैं कहूँ कि मैं सफल हूँ, मैंने आईआईटी क्लियर किया, यूपीएससी क्लियर किया, आईपीएस बना, अनेक जिलों में अनेक कार्य किए, अनेक सम्मान से भी सम्मानित हुआ। सामान्य मिडिल क्लास फैमिली में पिताजी इंडियन ऑयल में जॉब करते थे, जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती गई मैं भी वहाँ रहता गया। गुवाहाटी में जब था, नर्सरी में क्लास में फर्स्ट आया। उस समय बहुत चीज़ें समझ में आती भी नहीं थी, लेकिन माँ ने बताया कि तुम फर्स्ट आए हो, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जो फर्स्ट नर्सरी में आए, उसके बाद केजी में नहीं आए, क्लास 1 में नहीं आए, 2 में नहीं आए। जो 2 में जब आए, स्कूल बदल गया। पिताजी आगे पुनः बरौनी रिफाइनरी, मेरा जन्म स्थान, पढ़ते गए। कभी रैंक आई 69। लेकिन इच्छा होती कि बचपन में जब फर्स्ट आए थे, कुछ तो बात रही होगी मेरे अंदर कि तब फर्स्ट आ गए थे। क्या बात थी? तब मैंने एक प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की स्पिरिट मेरे अंदर जागी, उन लोगों को देखकर जो फर्स्ट आते हैं क्लास में। और तब मैं देखता कौन लोग मुझसे आगे हैं, उनको मैं देखता, उनके गुणों को देखता, मैथ्स में क्यों अच्छा कर रहे हैं, साइंस में क्यों अच्छा कर रहे हैं, मुझ में क्या कमी है। और ये कड़ी लगभग चलती रही। मुझे याद आता है क्लास 5 में मेरी रैंक आई थी 9th, 6th में जब आए 8th आए, 7th में आया तो लगभग 8th था, 8th में जब आया क्लास 8th, वो मेरी लाइफ 1993 में एक बड़ा परिभाषित करने वाला पल था, क्योंकि पहली बार इतने सालों के परिश्रम से जो मैं देखता था एक कॉम्पिटिशन की स्पिरिट में फर्स्ट आ गया। और क्लास में वो जो जब मुझे रिपोर्ट कार्ड स्टेज पर बुला के दिया गया और कहा गया, तो ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी पर हुई ही नहीं। उसके बाद पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई, भोपाल के नए स्कूल में थे। मैंने अनुभव बताया किस प्रकार उस समय लोगों ने बिहारी बोलकर चढ़ाना शुरू किया। और तब मन में भावना जगी कि जब मैं फर्स्ट आ सकता हूँ तो यहाँ फर्स्ट क्यों नहीं आ सकता, नए स्कूल में भी आऊँगा। मैंने पूरी परिश्रम की और बताने का प्रयास किया कि एक बिहारी में क्षमता क्या है। और इस भाव ने उस रूप में, जब मैं बड़ा हो रहा था, उस रूप को ग्रहण करना शुरू किया कि केवल अपने तक ही क्यों, अपनी मातृभूमि के प्रति भी क्यों नहीं, और बिहार के प्रति भी क्यों नहीं। मैं क्यों ना सोचूं कि जब कुछ नहीं था, जब रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, तब यदि बिहार इस अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर पा रहा था, तो आज क्या कमी है, बिहार में क्या कमी है। और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं बढ़ता रहा आगे। यदि मैं कहूँ 10th के बाद जब मैंने आईआईटी की तैयारी शुरू की, मेरे जीवन उथल पुथल बहुत चला है। 9th के बाद 10th में आए, फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया। 10th में आए तो नए स्कूल में थे, केंद्रीय विद्यालय नोएडा में। और 10th के बाद एक बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस स्कूल सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली में एडमिशन के लिए मैंने प्रयास किया और चुना गया। अब जब नए स्कूल में पहुँचे, वहाँ तो कहानी और अलग हुई। बड़े अच्छे से पहुँचे थे, 10th में नंबर भी अच्छे आए थे, और आईआईटी का एग्ज़ाम देना था 1997 में, बात मैं 95 की कर रहा हूँ। तब सभी ने नई बुक्स लिए, पढ़ना शुरू किया, कई बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन की। मेरे मन में था कि मैं कर सकता हूँ और कोचिंग की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो क्षमता तो मेरे अंदर है, मैं किसी कोचिंग क्लास में क्यों जाऊँ, किताबें मेरे सामने रखी हैं, मैं उनसे पढ़ूंगा। और तब मैंने एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स मंगाना शुरू किया, और स्कूल का पढ़ाई तो चल ही रही थी, दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं था। और बचपन से आज तक पहले तो फर्स्ट आने की कोशिश करते थे, फर्स्ट भी आए, 10th में भी अच्छे नंबर आए, लेकिन जब 11th में पहुँचे और पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, तो इट वॉज द शॉक ऑफ माई लाइफ। 97 में जिस विद्यार्थी को आईआईटी का एग्ज़ाम देना हो, अगर 1995 के सितंबर महीने में फिजिक्स में फेल हो जाए, तो सोचिए क्या मनोदशा होगी। और बचपन से इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, मैथ्स में 98, साइंस में 99, इस प्रकार के मार्क्स लाने वाला विद्यार्थी अचानक जब 11th में आता है तो फिजिक्स में फेल हो जाता है। और इच्छा क्या है, आईआईटी जाने की 2 साल के अंदर। बड़ी मन में विडंबना हुई, कैसा ये कैसे हुआ, क्यों मैं समझ नहीं पाया। तब मैंने देखा कि जो गति चल रही थी मेरे पढ़ाई के, स्कूल के पढ़ाई के, सामंजस्य नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। और तब मुझे याद आता एक डेट, 10th of December 1995, मैंने कहा, अपने मन से कहा, बचपन से जो बात थी, मुझ में क्या कमी है, ईश्वर का वही अंश तो मेरे अंदर भी है, क्यों ना मैं उसको जागृत करूं, क्यों ना प्रयास करूं। फिजिक्स मुझे बड़ी कठिन लगती थी। फिजिक्स की एक पुस्तक को मैंने उठाया और मन में इस भाव के साथ पढ़ा कि किसी व्यक्ति ने ही तो लिखा है, किसी व्यक्ति ने जब पुस्तक लिख दी तो मुझ में क्या कमी थी जो मैं पुस्तक को समझ ना सकूं।
3 दिन लगे थे, मुझे याद है, रोटेशनल डायनेमिक्स समझने में 3 दिन लगे। जो बातें बाद में उस प्रकार की चीज़ों को समझने में केवल 1 घंटे में समझ जाता था। लेकिन उन 3 दिनों में लगभग मैं समझिए कि बहुत कम सोया, प्रयास करता रहा, लगा रहा कि इसको समझूं। और तब इस 3 दिन के परिश्रम में मैंने पढ़ना सीख लिया, फिजिक्स को भी समझना सीख लिया, मैथ्स को भी समझना सीख लिया। और जब आगे चलने लगा, कोई कोचिंग मैंने नहीं की, केवल पढ़ते हुए। बड़ी परिश्रम की यात्रा रहती थी। स्कूल दिल्ली में था, पिताजी नोएडा में रहते थे। सुबह उठना, बस से जाना, फिर आना, थक भी जाता था। लेकिन सारी चीज़ों को करते हुए आईआईटी कानपुर मैं पहुंचा 1997 में। उसमें भी एक यात्रा में बड़ा दिलचस्प मोड़ आया। जब आईआईटी की मैंने एग्ज़ाम दी, पहली बार दिया तो बहुत अच्छा गया था। लेकिन जब अगले दिन सो के उठे, बड़े खुश थे कि भाई पेपर दे चुके हैं, तो माँ ने कहा पेपर लीक हो गए। और पेपर लीक का केंद्र बिहार था, उस समय दिल्ली में थे। मन में बिहार कहीं ना कहीं खटकता था। एक समय ऐसा हुआ 9th में बिहारी बोले गए, आईआईटी का एग्ज़ाम दिया तो बिहार से पेपर लीक हो गए। और मन में भावना कि बिहार के लिए कुछ करना है। और तब जब आईआईटी पहुंचे तो अलग अलग परिवेश से लोग आए थे, किसी को विदेश जाना था, लेकिन मन में एक ऐसी भावना जो बाल्यकाल से थी कि बिहार के लिए कुछ करना है, उसने मुझे विवश किया, उसने मुझे प्रेरित किया, उसने मुझे इंस्पायर किया कि क्यों ना मैं सिविल सर्विसेज दूं। और तब आईआईटी में 3rd ईयर में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, क्योंकि मेरा इच्छा थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करूँ। आईआईटी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, आईआईटी कानपुर पहुंचा था। और अब सब्जेक्ट्स में मैंने चुने, हिस्ट्री में मेरी बड़ी रुचि थी, लेकिन मैंने कहा लड़ूंगा तो अपने शस्त्रों से ही लड़ूंगा, इसमें समझौता नहीं। हिस्ट्री मेरा प्रेम है, मैं अंदर की बात है, वो रहेगी और जीवन पर्यंत चलेगी। लेकिन मैथ्स और मैकेनिकल, इसको लेकर मैं एग्ज़ाम दूंगा। और मैंने दिया। 2001 में आईआईटी से पास आउट हुआ। एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। मेन एग्ज़ाम भी मैंने दिया, इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल नहीं आया। और तब एक बड़ी मन में एक त्रासदी मच गई, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और दिनकर जी की पंक्तियाँ, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। बहुत निराश हो चुका था, बड़ी मेहनत की थी, 3rd ईयर से लेकर 2 साल की मेहनत। और उसके बाद जब असफल हुए, लगा बचपन से तो सफल होते थे, फर्स्ट भी आए थे, आईआईटी भी पहुंचे थे, इतने कीर्तिमान मैंने स्थापित किए, आज क्या हो गया। तब दिनकर जी की बात, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। मुझे लगा कि इतनी जो मैंने परिश्रम की है, इतना समय मैंने दिया है, यदि अभी मैं चुका और अभी मैं निराश हुआ तो कहीं ना कहीं जीवन रूपी यात्रा मुझे माफ़ नहीं करेगी। और तब मैंने दोबारा परीक्षा दी और देखिए ईश्वर की कृपा रही, 60वां रैंक आया, बिहार काडर मिला। और बिहार, बचपन से एक भावना थी बिहार में कुछ करूं, और ईश्वर ने इस रूप में दिया कि जब रैंक मिला तो कैडर भी बिहार मिला। और बिहार आने के समय लोगों ने बहुत कहा कि भाई बिहार जा रहे हो, वहाँ स्थिति ऐसी है, तो बचपन से देखते हो, तुम भी विचलित रहे हो, क्यों अपने जीवन को कठिन करना चाहते हो। और तब मैंने कहा यदि हर व्यक्ति इस प्रकार से सोचे और पलायन करने लगे तो बिहार को कौन बदलेगा। क्या इस भूमि के प्रति मेरा कोई दायित्व नहीं? क्यों ना मैं अपने जीवन का एक अंशदान दूं और सोचूं कि बिहार के लिए मैं क्या कर सकता हूं, हर रूप में करूं। एक पुलिस अधीक्षक में चलो मेरी पोस्टिंग नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं, अगर प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति का मैं भला कर सकता हूं, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता हूं, तो मेरा जीवन सार्थक है। इस रूप में मैंने बिहार में योगदान दिया। और जब योगदान दिया, चीज़ें बदलती रहीं, चलती रहीं, संघर्ष होते रहे, लेकिन कुछ जिलों में अभूतपूर्व योगदान मैंने दिया। जैसे बगहा को मिनी चंबल कहते थे। बहुत समय से किडनैपिंग्स होती थी, डकैतों का इस प्रकार का राज था कि अंग्रेजों तक ने इसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिख दिया था। लेकिन उस बगहा में एक अलग कुछ करने का जब मैंने प्रयास किया तो प्रेरणा इतिहास की थी, जो मेरा प्रिय विषय रहा है, विरासत की थी। चीज़ें बहुत समय से चल रही थी, किडनैपिंग्स होती थी, सैकड़ों में होती थी। और पटना में जब सिटी एसपी थे, उसमें तो फ़ोन पर रैंसम आता था। यहाँ तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि फ़ोन करने की आवश्यकता थी ही नहीं। एक व्यक्ति आता था, पेपर पर लिख के लाता था कि आपको क्या क्या देना है, और उसमें विवरण लिखा होता था। यहाँ तक कि चांद मार्का की लुंगी और डोरा के बनियान तक लिखा रहता था। उसके बाद लिखा रहता था जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार, उसके नीचे गैंग का नाम, और लास्ट में एक नोट भी रहता था। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा है। सोचिए, इंस्टॉलमेंट में किडनैपिंग की राशि को अब देने की सुविधा जहाँ मिलती हो, कैसी भूमि रही होगी। लेकिन जब उसको एक अलग अप्रोच से मैंने देखना शुरू किया, तो पहले पुलिस की ऑपरेशंस होते थे, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, इस प्रकार के अभियान चलते थे। लेकिन हम लोगों ने पहला काम यह किया, गन्ने के खेत थे, उसको कटवाने का काम शुरू किया। और लगभग 20 लाख से अधिक राशि 2006-07 में सरकारी खजाने में जमा हुई, जो डकैतों के पास जाती। आर्थिक रूप से कमजोर हुए, लेकिन समस्या इससे हल नहीं होती। समस्या तब हल हुई जब हम लोगों ने डकैतों के मनों को छुआ, उनके परिजनों से लोग मिलने गए, उनसे हमने कहा आपका इस भूमि के प्रति क्या दायित्व है। आप कहते हो चंपारण में अपराध महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है, लेकिन स्मरण करो यदि रत्नाकर ही रहे होते तो भला विश्व किस वाल्मीकि को जानता। उन्होंने अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का निर्णय लिया, तो देखो आज पूरे विश्व के लिए पूज्य हो गए। ठीक है, आपने बहुत अपराध किए होंगे, लेकिन अपने परिजनों
को समझाइए कि भाई आप का जो दायित्व इस भूमि के प्रति है, यदि आपने उसको समझते हुए मुख्य धारा में आत्मसमर्पण किया, तो निश्चित एक बड़े प्रेरक के रूप में आप जाने जाएंगे। इस भाव को, जब मन की भाव को हम लोगों ने उस इतिहास के साथ जोड़कर किया, तो स्थिति बदल गई। 26 बड़े डकैत गिरोहों ने समर्पण किया और उनके साथ जो संख्या 100-50 इस प्रकार के किडनैपिंग्स की होती, शून्य पर आ गई। उसके बाद बिहार में कहीं कोई मिनी चंबल नहीं है। आज आप जाएं तो वाल्मीकि नगर में लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, नाव पर भ्रमण करते हैं, जंगलों में आप घूम सकते हैं। लेकिन उस समय फॉरेस्ट के लोग भी जंगल में नहीं जाते थे, क्योंकि वो भी किडनैप हो जाते थे। केवल पुलिस जाती थी, वो इस अवस्था में जाती थी। परिवर्तन संभव है। इस बात को मैंने तब देखा जब उसके बाद रोहतास गए। रोहतास की स्थिति और विकट थी। बगहा की स्थिति तो ऐसी थी कि हिमालय की तराई का क्षेत्र था, लेकिन वहाँ पर लैंड माइन्स नहीं लगे रहते थे। यहाँ पर तो पग पग पर लैंड माइन्स बिछे थे और हर वर्ष अनेक पुलिसकर्मी मारे जाते थे। और केवल लैंड माइन्स का ही खतरा नहीं था, पहाड़ पर 3000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का जंगल, वहाँ पर उग्रवादी रहते थे, उसे अपना लिबरेटेड जोन मानते थे। और रोहतास की पहाड़ी पर जो रोहतास का किला था, उसकी तो सुध लेने वाला कोई था ही नहीं। स्वतंत्रता के बाद कभी तिरंगा लहराया नहीं गया था, काले झंडे लहरते थे 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर। ऐसी परिस्थिति में जब मैं पहुंचा, 2006 में डीएसपी शहीद हुए थे विक्रमगंज में। पटना से जाने में केवल 1.5 से 2 घंटा लगता हो। 2 थाने 2007 में उन पर आक्रमण, अनेक पुलिसकर्मी मारे गए। मैंने प्रयास किया समझूं चीज़ों को, और 3 बार जब पहाड़ पर गए तो पहली बार रात में निकलते थे, सुबह पहुंचते थे। रोड की स्थिति ऐसी थी कि यदि आप जाएंगे तो उस समय जो चंद्रमा पर तस्वीरें मिलती हैं, वैसे ही रोड कुछ डेहरी और रोहतास के बीच का था। केवल 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते थे। लेकिन तीसरी बार जब इस रूप में गए सरप्राइज के साथ, तो एक एनकाउंटर हुआ सोली गांव में 3 सितंबर 2008। और वो बिल्कुल इस प्रकार का था कि जब मैं पहुंचा सुबह 5 बज रहे थे और सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में सेल्फ लोडिंग राइफल थी, मुझ पर तनी हुई थी और दूरी केवल 5 फीट थी। यदि राइफल चली गई होती तो आज जो स्टॉक में बात करने आपके पास नहीं आता। लेकिन ईश्वर कुछ और चाहते थे। तब एनकाउंटर हुआ और पहली बार उग्रवादियों के मान में घुसकर हम लोग 3 राइफल लेकर आए, अनेक दवाइयां लेकर आए। उन लोगों ने मेडिकल कैंप लगा रखा था। लेकिन परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका था। मन संकल्पित था कि परिवर्तन तो करना है, इस पहाड़ी पर से इन उग्रवादियों के प्रभाव को नष्ट करना है। और तब हम लोगों ने अगली बार जब एक दूसरी टीम भेजी, एक हादसा हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ, एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल उसमें डिस्ट्रॉय हुई, 1 जवान शहीद हुए, 2 लोगों को गोली लगी। और तब हमने कहा केवल इस पुलिस ऑपरेशन से इस प्रकार से चीज़ें नहीं बदलेंगी। पहले तो क्षेत्र को समझते हैं, तो हम लोगों ने किया ऑपरेशन विध्वंस। 1000 की संख्या में पुलिस गई पहाड़ पर, 4-4 रात तक अलग अलग क्षेत्रों में 10 किलोमीटर चलते थे, कैंप करते थे। लेकिन परिवर्तन केवल इससे नहीं होना था। लोगों से हम जुड़ने लगे। पहाड़ पर जितने लोग थे उनसे हम लोगों ने बात करना शुरू किया, संवाद स्थापित किया और पूछा अपने क्षेत्र के बारे में क्या जानते हो। हर व्यक्ति गौरवान्वित था, वर्तमान के लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए कहता था। 1500 फीट की ऊंचाई पर रोहतास के किले को हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया था, जिसके बारे में मुगल काल के लेखकों ने भी कहा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। और तब एक सामुदायिक पुलिसिंग के अभियान का हम लोगों ने प्रारंभ किया। उसका नाम रखा सोन महोत्सव, जिसमें हम लोगों से मिलते, जिले के अच्छे लोगों को कहते, चिकित्सकों को कहते कि आप जाइए और अपने ही जिले के उन लोगों की मदद कीजिए जो मुख्य धारा से कट गए हैं। इस अभियान में हम लोगों ने कंबल बांटे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोहतास किले को तो लोग भूल चुके थे, पर्यटन की बात तो लोग सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन वहाँ के 100 युवकों को बुलाकर हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी। और उसमें पटना के सबसे प्रतिष्ठित होटल मौर्या से हम लोगों ने लोगों को बुलाया और बताया कि ट्रेन कीजिए इन लोगों को, क्योंकि इनकी सोच बदलनी है। यदि सोच बदलेंगे तभी चीज़ें बदल सकती हैं। और उन यूथ को जो बिल्कुल पहाड़ों में रहते थे, जिन्होंने बिजली तक नहीं देखी थी, उनको हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी। और तब सोच कैसे बदली। जीटी रोड, सासाराम स्टेशन, डेहरी स्टेशन, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे, रोहतास किले पर पुलिस आपका स्वागत करती है। सोच को बदलने के लिए लोगों के सहयोग से 26 जनवरी 2009 पहली बार तिरंगा लहराया। और जो परंपरा प्रारंभ हुई रोहतास किले पर, उसने परिवर्तन कर दिया। उग्रवादियों का हम लोगों ने विरोध नहीं किया, लोगों ने करना शुरू कर दिया। और इस रूप में करना शुरू कर दिया कि उग्रवादी बाध्य हो गए। उन शस्त्रों के साथ जिन्हें उन्होंने पुलिस को से कभी लूटा था, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। आज रोहतास के पहाड़ पर जाइए, कहीं घूमने में कोई समस्या नहीं, रास्ते अभी भी कच्चे हैं, लेकिन कहीं कोई लैंडमाइन का भय नहीं। परिवर्तन संभव है। अपने जीवन काल में मैंने ये देखा कि जो अंश मैंने बात की, ईश्वर का अंश, यदि उसको हम चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे तुम सब कुछ कर सकते हो। जीवन में कठिन पल आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो याद रखना, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, डर जाना कैसा। यात्रा चल रही थी, रोहतास की बात मैंने कही, लेकिन जब रोहतास में ही था, उसी समय 26 नवंबर 2008 मुंबई में हमले हुए। मन बड़ा उद्वेलित था, मन बड़ा विचलित था। और तब उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी घोषणा हुई
कि एक एजेंसी बनेगी जो आतंकवादी घटनाओं की जांच करेगी। और तब मुझे लगा कि मैंने इतना योगदान दिया है, बगहा में दिया है, रोहतास में दिया है, परिवर्तन मैंने होते हुए देखा है, करना चाहता हूँ, तो क्यों ना राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करूँ। और राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से ज्वलंत कोई समस्या तो थी ही नहीं। तब उसी समय मैंने, जब एनआईए बना था, मैंने आवेदन दिया कि मैं एनआईए में जाना चाहता हूँ। और सौभाग्य से वर्ष 2011 में मुझे मौका मिला। उस समय दरभंगा का एसएसपी था, एनआईए पहुंचा। एनआईए पहुंचने के बाद चीज़ें बदल गईं। बिहार में जब पुलिसिंग कर रहा था तो पुलिसिंग एक जिले की थी, जिले की समस्याएं थी, लेकिन यहाँ तो समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। एक ऐसे मनोदशा से लड़ना था जिसके जड़ अलग अलग स्थानों पर फैले, पड़ोसी राष्ट्रों में भी थे, अलग अलग स्थानों पर थे। और जिन आतंकवादियों को पहले नाम सुना करता था अखबारों में, उनसे अब इंटरेक्शन होने लगा। और एक ऐसी बात देखिए, बिहार में था, दरभंगा में एसपी था, और जब एनआईए पहुंचा तो पता चला कि जिस दरभंगा का मैं एसपी रहा हूं, वहीं पर तो आतंकवाद के जड़ बहुत समय से फूल रहे थे। और तब जिसको हम लोग कहते हैं दरभंगा मॉड्यूल, तो उस पर मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इंडियन मुजाहिदीन के उस केस में पूरे भारत के अलग अलग शहरों में जाने का अवसर मिला, अलग अलग आतंकवादियों से पूछताछ करने का अवसर मिला। और उसी समय लगभग जब इस केस में मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बोधगया में ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, मुझे उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया। एक अलग अनुभव था, जहाँ पर कोई एविडेंस बिल्कुल दिखता ना हो, वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करना, उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना, और बड़े उस तरह से इन्वेस्टिगेशन उस रूप में करना जिसमें विदेशों तक तार थे, और विदेशों से भी एविडेंस लाना। एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के रूप में कैसे कोर्ट में अनुसंधान को प्रस्तुत किया जाता, मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो अनुभव मिले, जिन आतंकवादियों को मैं नाम सुनता था कि सबसे इतने खतरनाक हैं, उनसे जब व्यक्तिगत रूप से एक एक महीने तक बात होती, उनको गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ हुई, तो एक अलग अनुभव मैंने सीखा कि इस देश में किस प्रकार से लोगों के डी रेडिकलाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत अनुभव उस समय ग्रहण किए कि किस प्रकार की मनोदशा होती है जो एक व्यक्ति को आतंकवादी बना देती है। और उस केस में इन्वेस्टिगेशन में अनेक लोग चार्जशीट हुए, और जिन ब्लास्ट केसेस में भी जांच हुई उसमें भी लोगों को कोर्ट से सजा मिली है। और उसके बाद यदि आप देखते हैं तो भारत में जब इस केस के बाद लगभग उस प्रकार की घटनाएं मेनलैंड में बंद हो गई। यात्रा चलती रही, एनआईए में अलग अलग केसेस में मैंने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया। पटना में भी ब्लास्ट हुए 27 अक्टूबर 2013 गांधी मैदान में, उसके अनुसंधान में भी मैंने भाग लिया। बंगाल में बर्दवान ब्लास्ट हुए, उसमें भी उस टीम का मैं हिस्सा रहा। और उसके बाद पटना आ गया। पटना में जब आया तो मेरी पोस्टिंग हुई सीनियर एसपी पटना। पुरानी यात्रा चल रही थी बगहा से, रोहतास से, एनआईए से, और जब पटना आया तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि इच्छा वही थी। जब पुलिस में आया था तब से इच्छा थी कि एसएसपी पटना बनूं, और अब तो मैं एसएसपी पटना था। और तब मुझे लगा कि जब एसएसपी पटना में हूँ और मेरे रहते हुए पटना में यदि जो मैं चाहता हूँ ना हो सके, यदि मैं चाहता हूँ कानून का राज स्थापित हो और दिखे और लोग उसको महसूस करें, तो यही समय है। और इसमें कठिन से कठिन निर्णय भी यदि लेना हो तो मैं लूँगा। तो मेरा हमेशा ये कहना रहा है, अनेक पॉलिटिशियन से भी मेरे इनकाउंटर्स हुए हैं जो बड़े शक्तिशाली रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मेरी नीति यही रही है, बी फर्म बट पोलाइट। अपने निर्णय में कभी डिगना मत, लेकिन विनम्र रहना। और इस नीति के साथ जितने भी बड़े व्यक्ति रहे जिनको हम शक्तिशाली समझते हैं, उनसे भी मेरा साक्षात्कार हुआ। मैंने विधि के अनुरूप जो कार्य होना चाहिए तो उसमें कभी नहीं चूका। पोस्टिंग 2 महीने के बाद पूर्णिया हुई, करीब 12 दिन पूर्णिया में रहा। उसके बाद चुनाव आयोग ने फिर मुझे पुनः पटना में एसएसपी के रूप में पदस्थापित किया। और तब 2015 का चुनाव कराने के लिए मैंने उस रूप में प्रयास किया कि फ्री, फेयर और वायलेंस फ्री इलेक्शंस पटना में हो। उसके बाद एआईजी ट्रेनिंग में मेरी पोस्टिंग हुई, ट्रेनिंग में रहा। ट्रेनिंग में रहने के समय वर्ष 2016 से लेकर 17 तक, उस समय मैंने महाभारत का अध्ययन किया। और महाभारत पढ़ते पढ़ते जो भी समय मिलता था, मैंने सीखा कि हमारे देश की संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। और तब मैं देखता कि आज जो चीज़ें हमको दिखती हैं, जो चल रही हैं, और जो दृष्टि हमारी होनी चाहिए, उसको अगर यदि समझना हो, उसको जानना हो, तो महाभारत का अध्ययन जरूर करना चाहिए। और बहुत चीज़ें जो हमारी संस्कृति में हैं, जो दिखने में बड़ी सामान्य सी लगती हैं, उसकी जड़ें यदि हम पाते हैं उस प्राचीन काल में पाते हैं। और महाभारत पढ़ने के बाद ही जिस प्रकार की हिंदी आजकल मैं बोलता हूँ, अगर मुझे आप देखेंगे तो पहले इंग्लिश में लिखता था, ब्लॉग्स मेरे इंग्लिश में थे, लेकिन तब मेरे मन में प्रेरणा जगी कि इस भाषा से ही शुद्ध रूप में लोगों से बातें करूं, संवाद स्थापित करूं। और धीरे धीरे यात्रा चलती रही। पोस्टिंग हुई डीआईजी भागलपुर। अब डीआईजी के रूप में था, एसपी के रूप में जब था तो बिल्कुल डायरेक्ट पुलिसिंग थी, लेकिन डीआईजी को लोग कहते थे सम्मान का पद है, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है। लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा समस्याएं तो जस की तस हैं, थानों में केसेस दर्ज नहीं हो रहे, लोग पीड़ित हैं। तब मैंने कहा भाई सम्मान का पद किसी और के लिए होगा, मेरे जीवन में मुझे ये पद मिला है और इस पद के अनुरूप जो मेरे कर्तव्य हैं उसका निर्वहन मैं करूंगा। और उसी बीच मुंगेर में भी पोस्टिंग का एडिशनल चार्ज मिला। कैसे समय बीतता गया पता नहीं चलता था।
लोगों की समस्याएं सुनने के लिए प्रतिदिन उपलब्ध रहता था और लोक संवाद गोष्ठियों का मैंने प्रारंभ कराया महीने के प्रथम शनिवार को, जिसमें कि सामूहिक समस्याएं जो लोगों के हर थाने में सुनी जाएं किसी सार्वजनिक स्थल पर। भागलपुर से आने के बाद जब फिर पटना आए तब मेरे मन में प्रेरणा जगी। लॉकडाउन के बाद मैंने चीज़ों को देखा किस प्रकार लोग स्तब्ध थे। उस बीच मैंने वर्चुअली लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया और कहना शुरू किया बिहार का संदेश क्या है। स्वामी विवेकानंद जयंती 2021 में पूरे बिहार से लोग आए थे और तब बिहार दिवस 2021 को लेट्स इंस्पायर बिहार इस रूप में इस संदेश की मैंने घोषणा की, आह्वान किया कि लोग जुड़ें, प्रेरणा स्रोत बने, दूसरों को प्रेरित करें और ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। लेट्स इंस्पायर बिहार का संदेश क्या है? ना कोई पॉलिटिकल संदेश है, ना कोई इकोनॉमिक संदेश है, तो मन की बात है जो मन को छूती है। अंतर मन की भावना जब शुद्ध होती है तो मन को प्रभावित करती है, जोड़ती है। और तभी तो पिछले लगभग 1.5 वर्षों में ही हजारों लोग पूरे बिहार में तो जुड़े ही जुड़े, बिहार के बाहर भी जो बिहार के लोग रहते हैं वो भी जुड़े। अध्याय स्थापित हो गए, दुबई में हुए, यूएस में हुए, बेंगलोर में हुए, मुंबई में हुए और बिहार के तो हर जिले में हो गए। कैसे लोग हैं, कौन लोग लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ जुड़ रहे हैं? जिनके मन में इच्छा है कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो और जो जानते हैं समस्याओं का कारण क्या है। देखिए, जो लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा माध्यम है समाज में योगदान करने का। तो निश्चित आप पूरा प्रयास कीजिए और कठिन नहीं है। सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन आप यदि आपको लगता है कठिन है तो कहीं ना कहीं वही बात मैं कहता हूँ कि अपने सामर्थ्य को आप नहीं जानते हो। परिश्रम करो और देखो कि मुझ में क्या कमी है। यदि एक अटेम्प्ट में सफल नहीं हुए तो देखो किस सब्जेक्ट में कमी रही और क्यों रही। सफल होना चाहते हो तो हमेशा ये याद रखना, सब्जेक्ट्स आर वेरी वास्ट। बहुत कुछ पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ने के बाद रिजल्ट नहीं आएंगे। पढ़ना क्या है, इसका चयन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके लिए पुराने क्वेश्चंस जरूर देख लो। पिछले 10 वर्षों को देखो किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं और जब पढ़ोगे तो हमेशा उन प्रश्नों का ध्यान रखना ताकि ऊर्जा व्यर्थ ना जाए। कहीं ऐसी चीज़ ना पढ़ रहे हो जिसका कोई लाभ ना हो। तो प्रश्नों को ध्यान में रखकर आप पढ़ेंगे तो जो मटेरियल्स हैं उनका भी चयन आप ठीक से करेंगे। अनेक प्रकार के मटेरियल्स मार्केट में मिलती हैं, लेकिन क्या पढ़ना है इसको हमेशा ध्यान रखना प्रश्नों के हिसाब से। और मेहनत करने की जो एक शैली होनी चाहिए उसमें देखना चाहिए कि कितनी आवश्यकता है, क्या पढ़ें ताकि उस प्रकार से हम लिख सकें। पढ़ हम सारा गए और लिख पाए नहीं तो फायदा क्या होगा। उसका भी अभ्यास कीजिए किस प्रकार से अपने भावों को उस रूप में व्यक्त करें कि दूसरा व्यक्ति उसको समझ सके। और एक बार जब सफल हो गए तो याद रखना, जब आते हैं तो हर व्यक्ति कहता है मैं समाज में योगदान करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, राष्ट्र धर्म निभाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। लेकिन आने के बाद क्या होता है कौन नहीं जानता। कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदार रह जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं झुकते नहीं, डिगते नहीं और सही काम करते हैं। अनेक लोग जिस भाव के साथ घुसते हैं सर्विस में उसको मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्या कमी रहती है? प्रभावित हो जाते हैं उन लोगों से जिन्होंने एक सिस्टम को उस रूप में बना रखा है कि हर व्यक्ति एक शॉर्टकट खोजता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति का माध्यम खोजता है। लेकिन यदि अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो, उसके निमित्त सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो तो याद रखना तुम हो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। और यदि सत्य के साथ चलोगे तो कभी समस्या नहीं आएगी। लाइफ ऑलवेज पोजेज एथिकल डिलेमाज। हमेशा कुछ न कुछ संशय मन में द्वंद्व होगा जब निर्णय लेना हो कि क्या करना है। लेकिन याद रखना यदि सही करोगे, इफ यू चूज द राइट इट विल हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी प्रतिक्रिया अपनी होगी। गलत करोगे इट विल हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी प्रतिक्रिया अपनी होगी। लेकिन यदि तुमने सही किया और जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको झेलते रहे, मन में पीड़ा नहीं होगी, संतुष्टि का भाव रहेगा। लेकिन गलत किया और जब कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे तो न तो समाज साथ होगा, अपने भी तुमसे मुंह छुपाएंगे और तब तुम्हारे मन में आत्मग्लानि जन्म लेगी। करना क्या चाहते हो निर्णय तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है। याद रखना, मैं तो हमेशा बचपन से ही उस गीत को जानता हूँ, सुनता हूँ, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। धन्यवाद।